हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अभी तक हमने देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट में गैमेटोजेनेसिस को भी देख लिया है कि कैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है और फीमेल में oogenesis से ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब हमें फर्टिलाइजेशन को समझना है। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कैसे इंसेमिनेशन हो रहा है, मतलब कि एंट्री ऑफ स्पर्म टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो देखो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस को दिखाया गया है इस डायग्राम में ही। तो ये अगर फीमेल ओवरी का स्ट्रक्चर है, इस फीमेल ओवरी में हमने पूरा देखा है कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर हो जाता है तो उसके बाद से निकलता है सेकेंडरी oocyte। यह सेकेंडरी oocyte अभी मियोसिस सेकेंड डिवीजन नहीं किया है और ये मेटाफेज स्टेज में ही अपने आप इस डिवीजन को सस्पेंड कर दिया है। अगर अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखा करिए, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एम्पुला रीजन में इस यहाँ पे आके वेट करता है और इधर इसके सर्वाइकल कैनाल से या फिर वेजाइना से होते हुए स्पर्म जब एंट्री करता है तो स्पर्म पूरा ये रास्ता कवर करते हुए यहाँ एम्पुला रीजन में आएगा और ओवम से मीट करेगा। इस मीटिंग के बाद क्या होगा कि जाइगोट बनेगा और फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या और भी इवेंट होते हैं इस फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाले प्रोसेस में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर एक मेल बॉडी है तो मेल में सबसे पहले क्या होगा कि मेल और फीमेल में इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। उस समय जब मेल एजैकुलेट करेगा तो आफ्टर एजैकुलेशन 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होंगे। अब हमने ये पढ़ रखा है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है और ये किस में मिलते हैं, ये सीमेन में पाए जाते हैं और सीमेन में ये सिर्फ 10% ही प्रेजेंट होते हैं। तो सोचो उस 10% में हमको 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते दिखाई दे रहे हैं। इस मेल बॉडी ने स्पर्म रिलीज किया। सेम फीमेल बॉडी में क्या होगा कि ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन क्या है कि ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है और उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो उसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है और ये LH हार्मोन्स जो है उसके इन्फ्लुएंस में होता है। ये सब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कवर किया हुआ है। तो फीमेल ने आफ्टर ओव्यूलेशन एग या ओवम को रिलीज किया। हर मंथ एक एक ओवरी जो है वो एक एक ओवम को रिलीज कराती है। तो यहाँ पे इनका गैमीट बना फीमेल बॉडी में ओवम और मेल बॉडी में स्पर्म ऑलरेडी बन चुका है और अब वो रिलीज हुआ है। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में इंटर करता है वेजाइना में इंटरकोर्स के बाद तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इंसेमिनेशन क्या है, एंट्री ऑफ स्पर्म टू फीमेल वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गया है, स्पर्म एंट्री कर लिया है तो इसका रास्ता क्या है, वेजाइना से ये सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स में जाएगा, जैसे ये यूटेरस में एंटर करेगा तो यहाँ पे जो 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एक साथ आए थे अब उनका यहाँ पे डेथ होना शुरू हो जाएगा। वेजाइना में जैसे इंटर करते हैं तो मीडियम चेंज होता है। एसिडिक मीडियम में कुछ स्पर्म मर जाएंगे, कुछ इसके सेक्रीशन से मरेंगे, इसमें म्यूकस में फंस जाते हैं, कुछ उसमें मर जाएंगे। तो अल्टीमेट जो ये स्पर्म 200 से 300 मिलियन निकले थे उसमें से सिर्फ 200 से 300 स्पर्म जाते हैं कहाँ पे, ओवम के पास। ओवम कहाँ प्रेजेंट है, वो एम्पुला में वेट कर रहा है कि कब आएगा स्पर्म मुझे फर्टिलाइज करने। तो ओवम रीच टू एम्पुला एंड वेट फॉर द स्पर्म टू बी फर्टिलाइज्ड। जैसे स्पर्म ने एंट्री लिया वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से वो गया कहाँ पे, एम्पुला रीजन में जहाँ पे ओवम प्रेजेंट है। उससे पहले स्पर्म को तैयार किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये जो तैयारी है उसी को कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन को याद रखिएगा कि ये होता कहाँ है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कहाँ पे ये, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। और इसमें किया जाता है कि जो ये मेल का स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखिए कुछ ऐसे ही होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में यहाँ पे है एक्रोसोम और यहाँ पे है न्यूक्लियस। तो इसके किनारे किनारे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, उसको क्या किया जाता है, उसका
उसको लूज कर दिया जाता है, सोचो तो उसमें हल्के हल्के से छेद हो जाते हैं, उसको तोड़ने का काम किया जाता है। तो वही कैपेसिटेशन होता है, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाए और एक्रोसोम जो है वो अपने जगह पे जब जाए फर्टिलाइजेशन करने के पहले, तो वो अपना रिएक्शन करा सके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का यूज वो कर सके। अब ध्यान दो, स्पर्म का कैपेसिटेशन हो चुका है, मतलब कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूज हो गई है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थे उनको हटाया गया है यहाँ से। अब ये स्पर्म ओवम से एम्पुला रीजन में फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इसको भी समझते हैं। देखो, ये है एक अपना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। यहाँ पे हम देख ले पहले कि ये जो ओवरी था, इस ओवरी में यहाँ पे बना था ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल ने जब रप्चर किया तो इसके अंदर से निकला था सेकेंडरी oocyte, जिसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेकेंडरी oocyte के पास प्रेजेंट होता है, इसको फ्रेश स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी oocyte में एक तो होता है उसका न्यूक्लियस, ये है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। इसके अलावा एक छोटी सी पोलर बॉडी भी होगी। और जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर किया था तो वो किनारे किनारे एक लेयर रखा रहता है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। तो इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा, लिख देती हूँ मैं। अब देखो, इस जोना पेलुसिडा के बाद, वैसे तो जब ये ओवरी के अंदर है तो उसको हम ग्रेनुलोसा लेयर बोलते हैं, बट जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आएगा तो ये जो लेयर है राउंड सेल्स की, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाता है कोरोना रेडिएटा। अब देखो, और अभी ये क्या था, सेकेंडरी oocyte है पूरा। ये सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है विटिलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? विटिलाइन मेम्ब्रेन। इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के और इस जोना पेलुसिडा जो है, ये पूरा समझो मोटा सा लेयर जो है वो जोना पेलुसिडा का है। इसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको बोला जाता है ZP3 रिसेप्टर। ये भी आपको याद रखना है। इसके पास कुछ अलग पेन से बना देते हैं, रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर का नाम होता है ZP3 रिसेप्टर। इनका काम क्या होता है कि ये पहचान करते हैं कि जो स्पर्म आ रहा है वो ह्यूमन स्पर्म ही है, कोई दूसरे एनिमल या किसी दूसरे स्पीसीज का नहीं स्पर्म है वो। तो ये ZP3 रिसेप्टर स्पर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ये जोना पेलुसिडा में। अब देखो, इस जोना पेलुसिडा और विटिलाइन मेम्ब्रेन में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है उसको बोला जाता है पेरी विटिलाइन स्पेस। पेरी विटिलाइन स्पेस। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किसका? सेकेंडरी oocyte का। इस सेकेंडरी oocyte के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, हमें पता है कि मियोसिस 1 डिवीजन तो हो चुका था इसका ओवरी के अंदर, बट ये मियोसिस 2 डिवीजन अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये तब कंप्लीट होता है जब यहाँ पे स्पर्म आके इनको टच करेगा या स्पर्म की एंट्री होगी इनके अंदर, तब ये न्यूक्लियस अपना सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन, सेकेंड मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करेगा और ये ओवम बनाएगा। अभी इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन। यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा, बीच में है सेकेंडरी oocyte। इसके किनारे वाली ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोला गया है ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे विटिलाइन मेम्ब्रेन। और ये बड़ा मोटा सा लेयर मैंने जोना पेलुसिडा का बनाया है। इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोला गया है पेरी विटिलाइन स्पेस। तो ये पेरी विटिलाइन स्पेस है। किनारे किनारे ये जो राउंड राउंड सेल्स दिखाई दे रहे हैं कोरोना रेडिएटा। अब समझो कि कई सारे स्पर्म रेस लगा के आ रहे हैं कि मुझे करना है इस एग को फर्टिलाइज। तो जो ये एजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन थे, वो यहाँ तक आते आते एम्पुला रीजन तक बच जाते हैं कितने? 200 से 300 स्पर्म। कह सकते हो 1 in million, 1 मिलियन में एक ही स्पर्म सिर्फ जाता है कहाँ पे? ओवम के पास। अब यहाँ पे भी इतनी भीड़ में जो स्पर्म सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को टच कर देगा, किस मेम्ब्रेन को? पेरी विटिलाइन मेम्ब्रेन के बाद, पेरी विटिलाइन स्पेस के बाद ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, जैसे ही कोई एक स्पर्म इसको टच करता है तो तुरंत ओवम जो है वो एक्टिव हो जाती है कि स्पर्म आ गया है। अब ये क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte की ये जो मेम्ब्रेन है, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये तुरंत अपना नेचर बदल देती है। समझो, इसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो डीपोलराइजेशन होने का कारण क्या है कि जैसे एक स्पर्म एंट्री लेगा तो ये अब नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा भी स्पर्म यहाँ पे एंटर करे।
तो ये ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इसको बोला जाता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब कई सारे स्पर्म एंट्री ना कर लें इस oocyte के पास। दैट इज़ वाई ये जब स्पर्म टच करता है विटेलाइन मेम्ब्रेन को, तो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन समझ जाती है कि एक स्पर्म ने एंट्री ले लिया है, इसके बाद अब किसी और को अंदर नहीं आने देना है। दैट इज़ वाई ये अपने आप को डीपोलराइज कर देती है। डीपोलराइज जैसे होगा इसको बोला जाएगा फास्ट ब्लॉक पॉल। फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से उसने क्या किया, तुरंत सारे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए कि कोई और स्पर्म एंट्री ना करे। ये खिड़की दरवाजे सिर्फ याद करने के लिए है, आप याद रखिएगा कि ये विटेलाइन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है। ये तो हो जाएगा फास्ट ब्लॉक। अगर स्लो ब्लॉक करना है तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है इसके बाद कि यहाँ से कुछ रिलीज होते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जाके ये जो जोना पेलुसिडा पे ZP3 रिसेप्टर्स हैं, ZP3 रिसेप्टर, इनको ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सोचो कि अगर ZP3 रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ये आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा कि जो स्पर्म आ रहा है वो कौन सा है, वो ह्यूमन स्पर्म है। तो जितने भी स्पर्म है वो अब एंट्री ले ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली मूव करके फीमेल बॉडी में ओवम के पास एंट्री करेगा, और जैसे ही ये अंदर आएगा ये जो फीमेल का न्यूक्लियस है अपना तुरंत ही मियोसिस 2 डिवीज़न कंप्लीट करेगा। और जैसे ये डिवीज़न कंप्लीट करेगा तो इसमें 2 तरीके का सेल बनाएगा। एक को बोलोगे सेकेंड पोलर बॉडी, और दूसरा जो सेल ये बनेगा उसको कहा जाता है ओवम। तो उसको क्या कहते हैं हम, जो दूसरा सेल बनता है उसको ओवम कहते हैं। वही ओवम इस स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज हो जाता है तो वो बना लेता है जाइगोट। तो होता क्या है कि मान लो ये है ओवम और यहाँ पे स्पर्म आया, स्पर्म का ये जो न्यूक्लियस यहाँ आएगा, दोनों में जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है जाइगोट। इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पे स्पर्म एंट्री कर रहा है सेकेंडरी oocyte में, और वहाँ पे सेकेंडरी oocytes का जब मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवम बन रहा है, तो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को निषेचन बोलते हैं। इसी प्रोसेस के बाद होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। तो हमने एक सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है तो यहाँ आया है। जैसे ये स्पर्म पूरा इतना सारा बैरियर क्रॉस करके इनके पास पहुँचा है, तो स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस इनके अंदर इंसर्ट कराया, और इसके न्यूक्लियस के साथ ये फीमेल का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और ओवम फ्यूज होगा, और जैसे ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होगा बन जाएगा जाइगोट। अब यहाँ से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को समझो। ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में अब होगा क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, मगर उसके में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा। यहाँ पे देखो ओवम एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है। तो ओवम में क्या होगा, N होगा, मतलब कि मान लो अगर ह्यूमन है तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 23 होंगे। स्पर्म भी क्या है, N है, तो ये N 23 क्रोमोसोम वाला और ओवम 23 क्रोमोसोम, दोनों मिला के कितने क्रोमोसोम कर लेंगे, 2n बना लेंगे ना इसको। तो 2n में हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स। अब इस जाइगोट में सिर्फ होगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस का मतलब है कि एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तो इसके बाद जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा सब में क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। क्लीवेज को भी समझ लो। जाइगोट में माइटोसिस जो हो रही है वो स्पेशल टाइप की है। जैसे मान लो ये एक जाइगोट है, इसमें इसके किनारे किनारे जोना पेलुसिडा का लेयर प्रेजेंट है। अब ये लेयर कभी बढ़ नहीं सकता है, तो अगर ये जाइगोट डिवाइड होगा और अपना सेल साइज बढ़ाएगा तो जोना पेलुसिडा कैसे इसको कवर कर पाएगी। दैट इज़ वाई साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हो पाता, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो अगर अभी एक सेल इतना बड़ा साइज का था, तो जब इसमें डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियस भले ही डिवाइड हो गई है मगर साइज तो छोटा हो गया इसका ना। फिर अगर मान लो इसका डिवीजन करा दो तो साइज इसकी हर डिवीजन के बाद छोटी होती जाती है, और इसी टाइप के डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है, जहाँ पे हर डिवीजन के बाद इसकी साइज छोटी होती जा रही है। तो जाइगोट में कई बार डिवीजन होगा, और एक बार जब मान लो जब ये 8 से 16 स्टेज पे आ जाएगा। 8 से 16 स्टेज का मतलब क्या है, एक था अभी सेल, 2 बना, 2 से 4 बना। अब ये जो छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनका स्पेशल नाम होता है, इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इनको, ब्लास्टोमियर्स। अगर 8 से 16 ब्लास्टोमियर बन गए तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोरूला। क्या बोलते हैं उसको, मोरूला। ये गेंद जैसा, फुटबॉल जैसा होता है पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर। ये मोरूला
जैसे फर्टिलाइजेशन होगा उसके चौथे दिन ये इंटर कर लेगा यूटिरस में। तो किस दिन इंटर करता है मोरुला? चौथे दिन ये इंटर कर लेता है यूटिरस में। और इसके बाद मोरुला में फर्दर क्या होगा कि डिवीजन होगा, और ये मोरुला जब अंदर आता है तो इंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन का सेक्रेशन होता रहता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम तैयार है कि अभी फर्टिलाइजेशन जब हुआ है तो बेबी बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हमें देना है न्यूट्रिशन। दैट इज़ वाई इंडोमेट्रियम से सेक्रेटरी फेज में ग्लाइकोजन सेक्रेट होता रह रहा है। ये ग्लूकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है कि ये मोरुला में के अंदर ये एंट्री करता है। अब मोरुला के अंदर जब ये एंट्री करेगा तो इसको रहने के लिए जगह चाहिए। दैट इज़ वाई मोरुला अपना रूप बदल लेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला में क्या होता है, सारे के सारे ये जो सेल्स थे वो किनारे किनारे ऐसे लग जाते हैं, बीच की जो खाली जगह है उसमें कैविटी बन जाती है, खाली जगह, जिसको कि बोला जाता है ब्लास्टोसील। कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसील। इसी में ग्लाइकोजन भर जाते हैं, और यहाँ जो ये बाहर लेयर बन गई हैं सेल्स की, इनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं इनको? ट्रोफोब्लास्ट। इसी ट्रोफोब्लास्ट से कुछ ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स के निकलते हैं जिनको कहा जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। यही आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे। तो हमने क्या देखा कि मोरुला से बना है ब्लास्टुला, ये है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की स्पेशल फीचर क्या है कि सारे के सारे सेल्स अब बाहर अरेंज हो गए हैं, जिनको ट्रोफोब्लास्ट बोला गया है। बीच में ये कैविटी बन गई है जिसको मैंने येलो कलर से दिखाया है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। इसी के पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर जो ब्लास्टुला का है वो जोना पेलुसिडा को तोड़ने वाला कुछ एंजाइम रिलीज कराएगा, जिससे जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी और ये ब्लास्टुला जाके इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पे? इंडोमेट्रियम में। यही इंडोमेट्रियम है। कैसे इम्प्लांट होगा देखो, ये अब इंडोमेट्रियम में छेद करेगा। यहाँ पे बनाया है मैंने छोटा सा, इसमें छेद करता जाएगा और इसके अंदर धंसता जाएगा। जैसे ये इसके अंदर जाएगा, इंडोमेट्रियम की बाहर से लेयर आके इसको क्या करेगी, इसको अंदर इम्प्लांट कर देगी। अब यहाँ पे होगा पूरा इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट। तो हमने इम्प्लांटेशन में क्या देखा कि सबसे पहले जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद मोरुला बना। मोरुला चौथे दिन ही एंट्री कर लिया, कहाँ पे? यूटिरस में। फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन मोरुला यूटिरस में आया। इसके बाद मोरुला ने ब्लास्टुला बनाया। ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि ब्लास्टुला में सबसे किनारे की तरफ जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की जो कैविटी होती है उसको कहा जाता है ब्लास्टोसील। इसी के पास कुछ नॉब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे एम्ब्रियो बनाएंगे, इनको बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। और किनारे इसकी लेयर होती है जोना पेलुसिडा की। बाद में ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, कुछ सेक्रीट करता है जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी और ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को इंडोमेट्रियम के अंदर क्या करा लेगा, इम्प्लांट करा लेगा। तो हमने अभी ये पूरा प्रोसेस समझा इम्प्लांटेशन का। तो यहाँ देखो वही मैंने बताया था, मेल फीमेल ओव्यूलेशन, यहाँ पे हो गया स्पर्मेटो इजैकुलेशन, स्पर्म इंटर लिया, एम्पुला में चला गया, एम्पुला में हो गया फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया तो बना जाइगोट, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस, जिसमें कि सेल का साइज डिक्रीज होता रहता है। क्लीवेज के बाद बना मोरुला, मोरुला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही मोरुला चौथे दिन 8 से 16 ब्लास्टोमियर को लेते हुए कहाँ चला गया, यूटिरस में। इस यूटिरस में जाने के बाद फर्दर इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये ब्लास्टुला बना लिया। और ये ब्लास्टुला 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन कहाँ हो गया, इम्प्लांट हो गया यूटिरस में। कहाँ पे, इंडोमेट्रियम में। तो ये देखो यही ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे एक फीमेल बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। तो इसके बाद इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।